हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारत की प्रजातियों के बारे में बताया था, रेसेस ऑफ इंडिया, उसकी हमने कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, उनकी निवास स्थल कहाँ कहाँ पर हैं, किस किस राज्य में पाई जाती हैं, उनकी शारीरिक संरचना, उनकी विशेषताओं के बारे में देखा था। आज इस वीडियो में हम लोग भारत की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत की जनजातियाँ। भारत की जनजातियों में ट्राइब्स ऑफ इंडिया में हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत किसी भी जाति को शामिल करने के लिए निम्न मानकों का निर्धारित किया जाना चाहिए। क्या क्या मानक होने चाहिए कि जिनको हम उसके थ्रू हम अनुसूचित जातियों में शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है उनकी भौगोलिक एकीपन, भौगोलिक एकाकीपन, उनमें भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए। पिछड़ापन, पिछड़ापन, पिछड़ापन। इसके बाद विशिष्ट संस्कृति होनी चाहिए, विशिष्ट संस्कृति। संकुचित स्वभाव होना चाहिए, संकुचित स्वभाव। और आदिम जनजाति के लक्षण होने चाहिए, आदिम जनजाति के लक्षण होने चाहिए। इन 5 मानकों पर ही अनुसूचित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्या क्या होना चाहिए? भौगोलिक एकाकीपन, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति, संकुचित स्वभाव, आदिम जनजाति के लक्षण। ठीक है, इसमें हम कुछ मेजर पॉइंट की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो जनजातीय समूह हैं, इनको संविधान में या जनजातीय समूह की परिभाषा को संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। केवल एक शब्द कहा गया, अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति की बात की गई है। इसका उल्लेख आर्टिकल अनुच्छेद 342 में है। ठीक है, लेकिन कहीं भी इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि इसमें शामिल होने वाले कौन से लोग होंगे। केवल भौगोलिक एकाकीपन, पिछड़ापन, विशिष्ट संस्कृति या संकुचित स्वभाव, आदिम जनजाति के लक्षण के कारण इनको हम अनुसूचित जनजाति में शामिल कर देते हैं, लेकिन कहीं भी संविधान में इसका परिभाषित नहीं किया गया है कि ऐसे लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम ठक्कर बापा, सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। सबसे पहले आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया? सर्वप्रथम ठक्कर बापा ने जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। बात करेंगे भारत के कुछ प्रमुख जनजातीय समुदाय के बारे में। भारत के प्रमुख जनजातीय समुदाय में सबसे पहले हम भील की बात करते हैं। तो भील ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति। यह मुख्यतः राजस्थान, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा में पाई जाती है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द भील से हुई है। भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द व्हील से हुई है। जिसका अर्थ होता है धनुष। भील शब्द का अर्थ क्या होता है? धनुष होता है। ठीक है, भील शब्द की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। ये जनजाति या इस भील जनजाति लोगों के रीति रिवाज राजपूतों की तरह एवं ये लोग भीली भाषा बोलते हैं। जो अपने त्योहार मनाते हैं, रीति रिवाज मनाते हैं तो राजपूतों की तरह मनाते हैं, और इनकी जो भाषा होती है भीली भाषा है। ठीक है, भीली भाषा। नेक्स्ट जनजाति की बात करेंगे। दूसरी नंबर की जनजाति कौन सी है? गोंड। गोंड जनजाति के बारे में बात करते हैं तो यह जनजाति भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है, और दूसरी गोंड है। ये भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती हैं। भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती हैं। इनका मुख्य संकेंद्र मतलब कहाँ कहाँ पे पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी, उड़ीसा, एवं आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में पाई जाती हैं। यह द्रविड़ परिवार की जनजाति है। यह द्रविड़ परिवार की जनजाति है। इनकी भाषा जो है गोंडी होती है। गोंड लोगों की भाषा क्या होती है? गोंडी। ठीक है, गोंड भारत की सेकेंड सबसे बड़ी जनजाति है। 13 राज्यों में निवास करती है। भारत के कौन कौन से? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से मुख्य रूप से पाई जाती है, और बाकी राज्यों में भी मिलती हैं। तो यह द्रविड़ परिवार की जनजाति है, और इनकी भाषा क्या होती है? गोंडी है। बात करते हैं इनके मुख्य देवता। तो इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव, इनके मुख्य देवता बूढ़ा देव, दुल्हा देव, दुल्हा देव तथा बूढ़ा पेन। इसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, गोंड लोगों के प्रमुख देवता कौन से होते हैं? बूढ़ा देव, दुल्हा देव तथा बूढ़ा पेन अर्थात सूर्य इनके प्रमुख देवता होते हैं। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास होता है। ये लोग भूत प्रेत तथा जादू टोना में अधिक विश्वास करते हैं। बात करेंगे संथाल जनजाति की, जो कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति के बारे में बात करेंगे। संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। कुशल
कृषक अर्थात किसान व उत्तम शिकारी होते हैं। ये भारत में पाई जाने वाली तीसरी से जुड़ी जनजाति है, जैसा कि पहले ही बताया। भारत की थर्ड सबसे बड़ी जनजाति है। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये भारत के झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे कहते हैं, मध्य प्रदेश, एमपी, असम, आदि राज्यों में पाई जाती हैं। ये लोग नाटे कद के होते हैं। संथाल जनजाति के जो लोग होते हैं उनके कद कैसे होते हैं? नाटे कद के होते हैं और इनकी नाक चौड़ी होती है। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से होता है। संथाल लोगों का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति से होता है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाई में हमने देखा था उनके कद कैसे नाटे कद के होते हैं, नाक चौड़ी चपटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं मुंडा जनजाति की। मुंडा जनजाति के बारे में बात करते हैं। इस जनजाति का प्रमुख क्षेत्र झारखंड, के अलावा जैसे कि मुंडा जनजाति है ये प्रमुख रूप से झारखंड में पाई जाती है। प्रमुख रूप से झारखंड में पाई जाती है और इसके अलावा झारखंड के अलावा यह बिहार, पश्चिम बंगाल जिसे वेस्ट बंगाल भी कहते हैं, उड़ीसा आदि राज्यों में निवास करते हैं। मुंडा भाषा आस्टिक परिवार की भाषाएं हैं। मुंडा भाषा आस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं। मुंडा भाषा आस्ट्रिक परिवार की भाषाएं हैं जिनमें वन, पर्वत, पशुपालन, संबंधी शब्दावलियों की भरमार है जो इनकी संस्कृति पर प्रकाश डालते हैं। मुंडा जनजाति का प्रमुख त्योहार सरहुल है। प्रमुख त्योहार सरहुल है। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं बोडो जनजाति की। बोडो जनजाति के बारे में देखते हैं। यह जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम में निवास करती है। बोडो समूह कछारी, गारो, मेच,
डिमासा, लालुंग आदि कई जनजातियों से मिलकर बना है। बोडो जनजाति कछारी, गारो, मेंज, डिमासा, लालुंग आदि जनजातियों से मिलकर बना हुआ है। ये लोग बोडो भाषा बोलते हैं। इनकी भाषा कैसी है? बोडो। जो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार की ही एक शाखा है। बोडो तिब्बत वर्मा भाषा परिवार के ही एक शाखा है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा गया है। छठी अनुसूची के तहत रखा गया है। नेक्स्ट जनजाति है थारू। थारू जनजाति के बारे में बात करते हैं। यह जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के पड़ोसी जो थारू जनजाति है, यह जनजाति उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती नेपाल क्षेत्र एवं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में मुख्य रूप से निवास करती है। ठीक है, मतलब कि जो थारू जनजाति है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, नेपाल और उत्तराखंड में मुख्य रूप से निवास करती है। थारू जनजाति हिंदू धर्म मानते हैं। ये जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं। तथा हिंदुओं के सभी त्योहार को मनाते हैं। थारू जनजाति हिंदू धर्म को मानते हैं तथा हिंदुओं के सभी त्योहार को मनाते हैं। लेकिन थारू जनजाति एकमात्र ऐसी जनजाति है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। शोक पर्व के रूप में मनाती है। ये भारत की एकमात्र जनजाति जो थारू है, ये दीपावली को अपना शोक पर्व के रूप में मनाती है। वर्तमान में अब नहीं मनाती है, पहले मनाती थी। ठीक है, नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं, भोटिया जनजाति की या भोटिया। भोटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर ही रहते हैं। अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर ही रहते हैं। भोटिया जनजाति के अधिकांश लोग पर्वतीय स्थानों पर ही रहते हैं। इनका संकेंद्रण अर्थात इनका निवास क्षेत्र जो है मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा सिक्किम राज्यों में पाया जाता है तथा सिक्किम राज्यों में निवास करती हैं। यह जनजाति आर्थिक, शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से अन्य जनजातियों की अपेक्षा पिछड़ी हुई है। आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से अन्य प्रजातियों से पिछड़ी हुई है। ये जनजाति ऋतु प्रवास हेतु प्रसिद्ध है।
जो भोटिया जनजाति है यह ऋतु प्रवास के लिए प्रसिद्ध है। अर्थात मौसम के हिसाब से ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। नेक्स्ट जनजाति की बात करते हैं, नगा जनजाति। नगा जनजाति के बारे में बात करते हैं। तो जो नगा जनजाति है ये भारत के नागालैंड राज्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है। नागालैंड में प्रमुख रूप से निवास करती हैं। इसके अतिरिक्त यह पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी यह निवास मतलब पाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के जो पूर्वी उत्तर राज्य हैं उनमें भी कहीं कहीं पाई जाती हैं। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं। कुशल योद्धा होते हैं। नागा लोग कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख या पसंदीदा अस्त्र है। प्रमुख अस्त्र भाला है। प्रमुख अस्त्र भाला। ठीक है, जो नागा लोग होते हैं वह कुशल योद्धा होते हैं एवं भाला उनका प्रमुख एवं पसंदीदा अस्त्र होता है। इनका जो प्रमुख त्योहार है, नागा जनजाति के प्रमुख त्योहार मिस्थन है। नागा जनजाति के प्रमुख त्योहार क्या है? मिथन है। इस जनजाति ने नागमिस नामक एक अलग भाषा का विकास किया है। नागमिस भाषा का एक अलग भाषा का विकास किया है जो विभिन्न नागा भाषाओं और असमिया भाषा का मिश्रण होता है। ये नागमिस विभिन्न नागा भाषाओं और असमिया का मिश्रण होता है। असमिया भाषा का मिश्रण होता है। ठीक है, ये रहे नागा के बारे में, नागा जनजाति के बारे में चर्चा है। अब बात करते हैं मीरा जनजाति की। मीरा जनजाति राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से मीरा जनजाति का प्रथम स्थान है। राजस्थान में आदिवासी जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम जनजाति है। यह राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती हैं। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती हैं। इनकी जो मीरा शब्द की उत्पत्ति है मीन शब्द से हुई है। मीरा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है मछली। मीरा शब्द की उत्पत्ति मीन शब्द से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मछली होता है। मीरा जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है। मीरा जाति अपनी उत्पत्ति विष्णु के 10वें अवतार से मानती है। दसवें अवतार से मानती है। इस जनजाति में नाता प्रथा प्रचलित है। मीरा जनजाति में नाता प्रथा
प्रचलित है एवं परिवार पितृसत्तात्मक होता है। एवं परिवार पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक होता है। बात करते हैं टोडा जनजाति की। टोडा जनजाति यह दक्षिणी भारत में नीलगिरी पहाड़ियों पर निवास करने वाली पशुपालक जनजाति है। तो निवास स्थल कहाँ पर है इनका? नीलगिरी पहाड़ियों पर। नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती हैं। ये पशुपालक जनजाति है। पशुपालक होते हैं। इनकी भाषा टोडा जनजाति की भाषा कैसी होती है? टोडा होती है। ठीक है। यदि तमिलनाडु भी दिया रहता है कहाँ पर हो जाए? टोडा जनजाति तमिलनाडु में भी आ जाती है। ठीक है। नीलगिरी तब वहाँ पे तमिलनाडु केरल जो भी रहेगा सब भी निवास करती हैं। इनकी जो भाषा है टोडा है, जो कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। टोडा लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। टोडा जनजाति लोग समूह में निवास करना पसंद करते हैं। ठीक है। टोडा जनजाति एक समूह में रहते हैं। कन्यावध प्रथा के कारण टोडा जनजाति में बहु विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। टोडा जनजाति में कन्यावध प्रथा के कारण कन्यावध प्रथा के कारण बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है। बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है। अर्थात वहां पर स्त्रियों की संख्या कम है। मतलब कि एक स्त्री जो है एक से अधिक पति को रख सकती है। यदि पूछा जाए कौन सी जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन है, तो आपका आंसर होना चाहिए टोडा जनजाति। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक है। स्पेशली देखा जाए तमिलनाडु में यह निवास करती हैं। टोडा जनजाति कैसी होती है? तो पशुपालक होती है। इनका जो व्यवसाय होता है पशुपालन होता है। इनकी भाषा क्या होती है? टोडा होती है। समूह, ये जो टोडा जनजाति है समूह में निवास करते हैं और कन्यावध प्रथा के कारण इनमें बहुपति विवाह जो है प्रथा का प्रचलन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे कुछ भारत की प्रमुख जनजातियों। आगे और भी जनजातियां हैं जिसको हम देखेंगे किन किन राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। तो एक और वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम सभी जनजातियों को कवर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।